अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 17। मुझे हैरिस कार को उड़ाए लिए जा रहा था। इस वक्त एक छोटी सी टीलानुमा पहाड़ी की चोटी पर से गुजर रहे थे कि अचानक पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ एक मेंबर चीख पड़ा, आग, भयानक आग। और फिर सबने चौंक कर इधर उधर देखा। दूसरे लम्हे मेजर हैरिस ने बेख्तियार ब्रेक पर पूरा दबाव डाल दिया और कार एक लम्हे के लिए लहराई, मगर दूसरे लम्हे सड़क के किनारे रुक गई। पीछे आने वाली दोनों कारें भी रुक गईं और वो सब तेजी से बाहर आ गए। उनकी नजरें शुमाल मशरिक की तरफ जमी हुई थीं, जहां आग का समंदर बह रहा था। वो एटमी बिजली घर तबाह कर दिया गया है, कन्ना हेमरिक ने चीखते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, अचानक खौफनाक धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया और धमाकों की खौफनाक लहरें उनके जिस्मों से टकराईं। लेट जाओ, नीचे लेट जाओ, कन्ना हेमरिक ने चीख कर कहा और वो सब फुर्ती से जमीन पर लेटते चले गए। धमाकों में हर लम्हा शिद्दत पैदा होती चली जा रही थी। तो फिर वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि पहाड़ी पर मौजूद उनकी कारें खिलौनों की तरह उड़ती हुई पहाड़ी से नीचे जा गिरी। और यही हशर इन कारों का भी हुआ जो इस पहाड़ी पर चढ़ चुकी थीं। वे इन लहरों के बराह रास्त सद में आ गई थीं। हर तरफ चीखों पुकार सी मच गई और पूरे शहर पर यकदम तारीकी की जलगार हो गई। तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल खौफनाक धमाके होने के बाद उनकी शिद्दत में कमी आती चली गई। अलबत्ता कि शोले पहले से भी ज्यादा बुलंद हो चुके थे। पूरा बिजली घर उड़ गया। सैकड़ों आदमी मारे गए होंगे। काश मैं इन मुजरिमों को कच्चा चबा सकूं, कन्ना हेमरिक ने उठते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से और वहशत से बिगड़ गया था। कहीं हमें डॉज तो नहीं दिया गया? मुजरिम बिजली घर पर हमला करने गए हों और हमें दूसरी राह पर डाल दिया गया हो, मेजर हैरिस ने कहा। नहीं, मुजरिम खुद अंदर रहकर इतनी खौफनाक आग नहीं लगा सकते। ये आग वायरलेस बॉम्ब से लगाई गई है। ये उसी मुजरिम का कारनामा है जिसने मार्क हुकम का रूप धारा था और फिर रॉजर का मेकअप करके निकल भागा, कन्ना हेमरिक ने कहा। अब क्या होगा कर्नल? पूरे शहर को यही बिजली घर बिजली सप्लाई करता था, एक और मेंबर ने कहा। ओ, बड़ी खौफनाक वारदात है ये। अजीम इसराइल को पहुंचने वाला ये सबसे जबरदस्त धचका है। अब मैं समझ गया हूं कि मुजरिमों ने ऐसा क्यों किया। वो लेबोरेटरी पर हमले के वक्त बिजली का कनेक्शन खत्म कर देना चाहते थे ताकि वहां का तमाम सिक्योरिटी निजाम फेल हो जाए, कन्ना हेमरिक ने हाथ मलते हुए कहा। ओह, मगर लेबोरेटरी में तो ऑटोमेटिक जनरेटर मौजूद है, मेजर हैरिस ने चौंकते हुए कहा। वो इस वक्त खूब अंधेरे में डूबे हुए शहर में एक टीलानुमा पहाड़ी पर खड़े थे। सड़कों पर सिर्फ कारों और बसों की हेडलाइट्स रोशन थीं, या फिर शुमाल मशरिक की तरफ आग का एक समंदर धक रहा था जिसने इर्द गिर्द के माहौल को खौफनाक अंदाज में रोशन कर रखा था। और फिर शहर में कहीं कहीं टिमटिमाते हुए बल्ब रोशन होने लगे। ओह, इंतजामिया ने इमरजेंसी बिजली घरों से राब्ता कायम कर लिया है। आओ, अब पुलिस कारें हासिल करना पड़ेंगी। हमें फौरन लेबोरेटरी पहुंचना है, कन्ना हेमरिक ने कहा और वो सब तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरते चले गए। थोड़ी देर बाद नीचे सड़क पर कन्ना हेमरिक ने पुलिस कारों के इंचार्ज को अपना मखसूस कार्ड दिखाकर 3 कारें हासिल कर लीं और वो सब तेजी से एटमी लेबोरेटरी की तरफ बढ़ते चले गए।
जैसे ही हेलीकॉप्टर के पैड्स नर्सरी के अंदर बने हुए एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर जमे, स्टीन गन बरदार मुसल्ला सिपाहियों ने हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लिया। वो तादाद में 5 थे। कैप्टन शकील ने बड़े इत्मीनान से हेलीकॉप्टर का इंजन बंद किया और फिर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो मैकेनिक कहाँ है जिसने मेरे साथ मिलकर खराबी दूर करनी है? कैप्टन शकील ने एक सिपाही से मुखातिब होकर कहा। चंद लम्हे इंतजार कीजिए, अभी आ रहा है, एक सिपाही ने मुअद्दबाना मगर सख्त लहजे में कहा। और कैप्टन शकील दरवाजे से पुश लगाकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि अब इमरान का आइंदा इकदाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो लोग जरूरत से ज्यादा ही चौकन्ने हैं और जब तक लेबोरेटरी के अंदर ना घुसा जाए लेबोरेटरी की तबाही का तस्वुर ही नामुमकिन है। अभी उसे हेलीकॉप्टर से बाहर आए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक नौजवान जिसने लेबोरेटरी की मखसूस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हाथ में बैग उठाए तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ आता दिखाई दिया। क्या खराबी है जनाब? मैकेनिक ने करीब आकर कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। टर्निंग रॉड में गड़बड़ है, कैप्टन शकील ने कदरे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मैकेनिक ने कहा और उसी लम्हे कैप्टन शकील ने मुड़कर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया। मैकेनिक ने पहले बैग अंदर रखा और फिर उछलकर हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हो गया। उसी लम्हे कैप्टन शकील को हल्की सी आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो उछलकर उसके पीछे हेलीकॉप्टर में दाखिल हो गया। उसने मैकेनिक को इमरान के हाथों में झूलता देखा तो उसने फुर्ती से मुड़कर हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया। तुम इसका बैग खोलकर मरम्मत शुरू करो, मैं अपनी मरम्मत कर लूं, इमरान ने सरगोशी के लहजे में कहा और कैप्टन शकील ने बड़ी फुर्ती से मैकेनिक का बैग खोला और फिर खामखा की खटपट शुरू कर दी। इधर इमरान के हाथ बड़ी फुर्ती से चल रहे थे। उसने मैकेनिक की यूनिफॉर्म उतार कर अपने लिबास के ऊपर पहन ली और सर पर मखसूस हेलमेट पहन लिया, जिसका एटॉमिक लेबोरेटरी के अंदर पहनना जरूरी था। और फिर उसने हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में पड़े हुए मैकेनिक की गर्दन पर दोनों हाथ जमा दिए और उस वक्त तक दबाता चला गया जब तक कि मैकेनिक की रूह परवाज न कर गई। फिर उसने बड़ी फुर्ती से अपने जैकेट के अंदरूनी जेबों से मेकअप की शीशियां निकाली और उसके हाथ अपने चेहरे पर चलने लग गए। हेलीकॉप्टर के एक बड़े डायल के शीशे को वो शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था और तकरीबन 5 मिनट बाद वो मैकेनिक की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इमरान ने डायल में अपनी शक्ल देखकर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और फिर उठकर बैठ गया। उसने मैकेनिक की लाश को घसीटकर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में डाला और फिर हेलीकॉप्टर का एक पुर्जा खोला और कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, मैं इस पुर्जे की मरम्मत के बहाने अंदर जा रहा हूं, तुम यहीं ठहरना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। वैसे अगर मुझे 1 घंटे से ज्यादा देर हो जाए तो तुम परवाज कर जाना, इस पुर्जे के बगैर भी हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। ठीक है, मगर आप अकेले? कैप्टन शकील ने दबे से लहजे में कहा। मगर इमरान ने उसे जवाब देने के बजाय हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला और फिर उछलकर नीचे आ गया। उसने बैग घसीटा और फिर लेबोरेटरी की तरफ चल पड़ा। क्या बात है, ठीक हो गया? एक सिपाही ने आगे बढ़कर इमरान के करीब आते हुए पूछा। नहीं, ये पुर्जा कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए इसे अंदर मशीन पर ठीक करना होगा, इमरान ने मैकेनिक के लहजे में जवाब दिया। वह हेलीकॉप्टर के अंदर से मैकेनिक और कैप्टन शकील की बातें सुन चुका था, इसलिए मैकेनिक का लहजा उसके लिए कोई मसला ना था। ओह, मेरे साथ आओ, मैं पहले करने मार्ग से बात कर लूं, सिपाही ने कहा और फिर वो इमरान से आगे आगे दरख्तों में घुसता चला गया और इमरान दिल ही दिल में हंसता हुआ उसके पीछे चल दिया।
کیونکہ اسے تو خود لیبارٹری کے اندر جانے کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ کافی دور تک درختوں کے درمیان گزرنے کے بعد وہ سپاہی ایک پہاڑی کے قریب رک گیا۔ یہ جھاڑی خاصی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ سپاہی نے جھاڑی کے قریب جا کر اس کی ایک مخصوص ٹہنی کو پکڑ کر زور سے پہلے اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے 2-3 بار مختلف سمتوں میں گھمایا۔ دوسرے لمحے سالم جھاڑی گھومنے والے تختے کی طرح ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ اب جہاں جھاڑی تھی وہاں نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھیں اور ایک وسیع قسم کی سرنگ تھی۔ سپاہی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ عمران بھی بڑے مطمئن انداز میں اس کے پیچھے تھا۔ اس بڑی سرنگ کا اختتام ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا۔ یہ کمرہ اسٹیل کا بنا ہوا تھا اور ہر طرف سے مکمل طور پر بند تھا۔ سپاہی نے سرنگ کی طرف سے آنے والے دروازے کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا تو کمرے میں مدھم سی روشنی ہو گئی۔ ڈونلڈ جناب، روشنی ہوتے ہی سپاہی نے قدرے جھک کر کہا۔ کیا بات ہے ڈونلڈ؟ کیا ہیلی کاپٹر درست ہو گیا؟ کمرے میں ایک کرخت سی آواز گونج اٹھی۔ جناب، ایک پرزہ ہیلی کاپٹر میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے رائڈنگ آپریٹ مشین پر درست کرنا ہوگا۔ پرزہ میں ہمراہ لے آیا ہوں۔ ڈونلڈ کی بجائے عمران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ہاتھ اوپر کر دیا جس میں اس نے وہ پرزہ پکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز سنائی دی اور سپاہی سر ہلا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی کمرے کا اکلوتا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح تیزی سے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ تقریباً 2 منٹ تک لفٹ نیچے اترتی رہی، پھر وہ ایک جھٹکے سے رک گئی اور لفٹ رکتے ہی وہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور عمران بیگ اٹھائے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ دوبارہ ایک ٹنل نما سرنگ میں موجود تھا جس کے درمیان میں عجیب و غریب ساخت کے بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ عمران ان بلبوں کی ساخت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ان میں سے نکلنے والی مخصوص لہریں انسانی خیالات کو پڑھ سکتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا کیونکہ اس سرنگ سے گزرنے والے آدمی کے خیالات چیک کیے جا رہے تھے اور یہ چیکنگ کا جدید ترین نظام تھا۔ ظاہر ہے اس طرح آدمی لاشعوری طور پر اریاں ہو جاتا تھا، مگر عمران نے اپنے ذہن سے سب باتیں نکال کر پرزے کی مرمت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی وہ بڑے اطمینان سے قدم اٹھائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی عمران سرنگ کے آخری سرے پر پہنچا، دیوار خود بخود ایک طرف ہٹتی چلی گئی اور عمران نے اپنے آپ کو ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود پایا۔ کمرے میں مختلف میزوں کے پیچھے مسلح باوردی سپاہی موجود تھے۔ کمرے کے شمالی کونے میں ایک اور کمرہ تھا جو اپنی ساخت سے ساؤنڈ پروف معلوم ہو رہا تھا۔ عمران ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ کمرہ سیکیورٹی چیف کرنل مارک کا دفتر ہے اور یہیں سے اصل لیبارٹری کے اندر جانے کا راستہ ہوگا۔ اس لیے وہ مطمئن انداز میں اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی میز کے پیچھے چمکدار آنکھوں اور انتہائی کرخ چہرے کا مالک، ایک ادیڑ عمر مگر انتہائی مضبوط جسم کا آدمی موجود تھا۔ کون سا پرزہ ہے کاسٹن؟ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے، جو سیکیورٹی چیف کرنل مارک تھا، کرخت لہجے میں پوچھا۔ یہ جناب، عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرزہ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سیکیورٹی چیف نے وہ چھوٹا سا پرزہ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ چند لمحوں بعد کرنل مارک نے قدرے کرخت لہجے میں پوچھا۔
जनाब, इसकी पिन का डिफरेंशियल अपसेट हो गया है। इसे राइडिंग ऑपरेट मशीन पर दुरुस्त करना होगा। इमरान ने बड़े मुतबाना लहजे में कहा। और ये मशीन कौन से शोबे में है? कनमाग ने पूछा। जनाब, ये मशीन मेन शोबे में है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, मेन शोबे में तो प्रोफेसर डंकन दाखिले की किसी सूरत में इजाजत नहीं देगा, कनमाग ने चौंकते हुए कहा। मजबूरी है जनाब, सिर्फ चंद मिनट लगेंगे, इमरान ने मासूम सी सूरत बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा देखो, मैं कोशिश करता हूँ, कनमाग ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने मेज के किनारे लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे मेज की टॉप एक कोने से हटती चली गई। वहां एक मखसूस साख्त का इंटरकॉम मौजूद था। कनमाग ने इंटरकॉम का बटन दबा दिया। यस, दूसरी तरफ से करख्त आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर, मैं कनमाग बोल रहा हूँ। गजा ले आने वाला हेलीकॉप्टर अचानक खराब हो गया है। मैंने मशीनी शोबे के बेहतरीन कारकुन कास्टन को उसकी मरम्मत के लिए भेजा था। वो एक पुर्जा ले आया है। उसका कहना है कि मेन शोबे में राइडिंग ऑपरेट मशीन पर ही ये पुर्जा मरम्मत हो सकता है, अगर आप इजाजत दें तो। कनमाग का लहजा बेहद मुतबाना था। ओह, ऐसा नहीं हो सकता, इस शोबे में किसी गैर का दाखिला नामुमकिन है, दूसरी तरह से प्रोफेसर ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं समझता हूँ जनाब, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर ठीक ना हुआ तो गजा की सप्लाई में मुसीबत बन सकती है। ये खसूसी हेलीकॉप्टर मंगवाया गया था। दूसरा हेलीकॉप्टर आने में 2 रोज लग सकते हैं, इसलिए जनाब मजबूरी है। कास्टन काबिल एतमाद आदमी है, और अगर आप मजीद हिफाजत चाहते हैं तो मैं खुद इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, कनमाग ने जवाब दिया। ओह, तब मुझे कोई एतराज नहीं है, दूसरी तरफ से प्रोफेसर ने कहा। और फिर कनमाग ने बटन ऑफ कर दिया और फिर मेज के किनारे का बटन दबाकर टॉप बराबर कर दिया। आओ कास्टन, काम बन गया, माग ने उठते हुए कहा और फिर उसने अपनी कुर्सी एक तरफ हटाई और फर्श पर जोर जोर से 3 बार मखसूस अंदाज में पैर मारा और खुद एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद फर्श का एक चकोर हिस्सा अपनी जगह से हटता चला गया। इमरान दिल ही दिल में इस इंतजाम पर हंस पड़ा, क्योंकि बज़ाहिर इंतजाम बेहद मुकम्मल था। मगर इमरान सोच रहा था कि अगर कनमाग को ये मालूम हो जाए कि वो दुश्मन को जिसके लिए इतना पेचीदा दिफाई निजाम बनाया गया है खुद ही अपने साथ ले जा रहा है, तो उसका क्या हाल होगा। इस चकोर टुकड़े में लोहे की सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। पहले कनमाग नीचे उतरा, फिर उसके पीछे इमरान भी नीचे उतर गया। अब वो एक बड़े हॉल में थे जहां नाजुक और इंतहाई जदीद मशीनरी मौजूद थी। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इतनी जदीद और मुकम्मल लेबोरेटरी देखकर इमरान की आंखों में चमक उभर आई। वाकई इसराइल ने कसीर सरमाया खर्च करके इस कदर जदीद लेबोरेटरी कायम की थी। इस हॉल से गुजरकर वे एक और राहदारी में पहुंचे और फिर राहदारी के अख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ, जहां बाहर रखे माइक पर कनमाग ने प्रोफेसर से बात की और दरवाजा खुल गया। ये पहले से भी बड़ा हॉल था, जिसमें एटम बॉम्ब और मिसाइलों पर जदीद तरीन रिसर्च का काम हो रहा था। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही एक कोने में मौजूद वो मखसूस मशीन देख ली जिसका नाम उसने लिया था। चनाचा मार्ग को लिए हुए वो इस मशीन की तरफ बढ़ता चला गया। ये मशीन बंद थी और इस मशीन का मकसद फौरी तौर पर किसी नाजुक पुर्जे की मरम्मत थी, और ये ऑटोमेटिक थी, इसलिए इस पर कोई ऑपरेटर काम नहीं कर रहा था। कौन सी मशीन है? मार्ग ने पूछा। वो सामने कोने में है, इमरान ने जवाब दिया और मार्ग उस मशीन की तरफ चल पड़ा।
इमरान उसके पीछे पीछे था। चलो जल्दी करो, हमें फौरन वापस जाना है, मार्क ने मशीन के करीब पहुंचकर कहा। लाइए वो पुर्जा दीजिए, इमरान ने मार्क के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? पुर्जा? वो तो मैंने तुम्हें वापस कर दिया था, मार्क ने चौंक कर कहा। उसकी आंखों में शुबे की परछाइयां उमड़ आई थीं। नहीं जनाब, वो आपके पास था, आप उसे देख रहे थे, शायद आपकी जेब में हो, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। और मार्क ने तेजी से अपनी जेबें चेक करनी शुरू कर दी, मगर वहां पुर्जा होता तो मिलता। पुर्जा तो इमरान वहीं मेज के किनारे पर रखाया था। तुम देखो, शायद तुम्हारी जेब में हो, मार्क ने कहा और इमरान ने अपनी जेबें उलट कर दिखा दी। वो सर मेज पर रह गया है, मैं समझा कि आप उठा लाए हैं। आप यहाँ रुके, मैं ले आता हूँ, इमरान ने मुदमना लहजे में कहा। नहीं, तुम यहीं ठहरो, मगर यहाँ सतून के पास, मैं खुद ले आता हूँ, मार्क ने तेज लहजे में कहा। ये जवाब इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक था, क्योंकि इमरान सिक्योरिटी इंचार्ज टाइप के लोगों की नफ्सियात अच्छी तरह समझता था। अगर इमरान खुद जाने की बात ना करता तो मार्क यकीनन उसे ही भेजता। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, इमरान ने जवाब दिया और 2 कदम उठाकर सतून के करीब खड़ा हो गया और मार्क तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही मार्क दरवाजे में गायब हुआ, इमरान ने इधर उधर देखा। हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ था। इमरान ने फुर्ती से यूनिफॉर्म के बटन खोले और अंदर जैकेट तक हाथ ले गया। चंद लम्हों बाद जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में वही चिपटा मगर मखसूस सा वायरलेस मौजूद था। उसने 2 कदम मशीन की तरफ उठाए और फिर मशीन के निचले हिस्से में वो बॉम्ब एक दर्ज में दाखिल कर दिया। उंगली की ठोकर लगने से वो बॉम्ब अंदर खिसक गया। अब बाहर से वो नजर न आ रहा था और इमरान चूंकि इस मशीन की साख जानता था, इसलिए उसे मालूम था कि अब बॉम्ब महफूज है। वो वापस सतून के पास आकर खड़ा हो गया और उसने यूनिफॉर्म के बटन बंद कर दिए। तकरीबन 10 मिनट बाद मार्क अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वो पुर्जा मौजूद था। उसने तेज नजरों से इमरान की तरफ देखा, मगर इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में सतून के करीब खड़ा था। ये लो और जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मार्क ने करख्त लहजे में कहा। सिर्फ 2 मिनट का काम है जनाब, इमरान ने कहा और मशीन की तरफ बढ़ गया। मार्क उसके सर पर सवार था, मगर इमरान ने जो काम करना था वो पहले ही कर चुका था, इसलिए उसने बड़े मुतमईन अंदाज में मशीन को स्टार्ट किया और फिर इस पुर्जे को बज़ाहिर ठीक करने में मसरूफ हो गया। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने पुर्जे को बगौर देखा और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। ये ठीक हो गया जनाब, इमरान ने मशीन का बटन ऑफ करते हुए मार्क से मुखातिब होकर कहा। ओह, इतनी जल्दी, कन्नमाग ने चौंक कर कहा। उसके लहजे में हैरत नुमाया थी। ये इंतहाई जदीद तरीन मशीन है जनाब, इमरान ने मुअद्दबना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, आओ मेरे साथ, मार्क ने कहा और फिर वो इमरान को अपने हमरा लिए वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उसी रास्ते से वापस जाते हुए जब इमरान और कर्नल मार्क सिक्योरिटी चीफ के कमरे में पहुंचे तो वहां मेजर हैरिस और कर्नल हेमरिक मौजूद थे। ओ कर्नल, तुम आ गए? मार्क ने चौंक कर पूछा। हाँ, मेरे बाकी साथी बाहर हॉल में हैं। मगर ये हेलीकॉप्टर नर्सरी में क्यों मौजूद है? कर्नल हेमरिक ने बगौर इमरान की तरफ देखते हुए कर्नल मार्क से पूछा। हेलीकॉप्टर में परवाज के दौरान खराबी पैदा हो गई थी, चुनांचे मैंने यहाँ पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत दे दी और फिर लेबोरेटरी के काबिल एतमाद मैकेनिक कास्टन को उसकी इमदाद के लिए भेजा गया।
कास्टन ने चेक किया तो एक पुर्जा खराब था। वो पुर्जा मेन शोबे की मशीन पर ठीक हो सकता था। चुनाचा मैं उसके साथ गया और ये पुर्जा ठीक हो गया है। अब ये जाकर वो पुर्जा फिट कर देगा और पायलट परवाज कर जाएगा। कन्नमाग ने तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस काबिल एतमाद कारकुन को तुमने भेजा था वही वापस आया है? हेमिर के लहजे में शक का अंसर नुमाया था। क्या मतलब? क्या ये कास्टन नहीं है? कन्नमाग ने चौंक कर कहा। उसी लम्हे मेजर हैरिस ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ कर दिया। इमरान बड़े इत्मीनान से खड़ा था क्योंकि उसे इल्म था कि वो उसका मेकअप चेक ना कर सकेंगे, इसलिए लामहला उन्हें यकीन करना पड़ेगा कि वही कास्टन है। हो सकता है ना हो, इसके मेकअप में मुजरिम हो, कन्नहेमरिक ने सख्त लहजे में कहा। मगर कन्नमाग ने कुछ कहना चाहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम इसका मेकअप चेक कर लेते हैं। अगर ये कास्टन है तो जाहिर है इसके चेहरे पर कोई मेकअप ना होगा, और अगर ये मुजरिम है तो जाहिर हो जाएगा। कन्नहेमरिक ने हाथ उठाकर फैसलाकुन लहजे में कहा। तो ठीक है, आओ बाहर हॉल में चलें ताकि सबको पता चल सके कि क्या कार्रवाई हो रही है, कन्नमाग ने कदरी नागवार लहजे में कहा। उसे शायद अपनी सिक्योरिटी इख्तियारात में कन्नहेमरिक की मुदाखलत पसंद न आई थी, मगर इमरजेंसी ऑर्डर्स की वजह से वो मजबूर था। जनाब, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं असल कास्टन हूँ, इमरान ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, पहले भी हम एटमी बिजली घर में मार खा चुके हैं, कन्नहेमरिक ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। वो जैसे ही हॉल में आए, कन्नहेमरिक के साथियों ने मेजर हैरिस को इमरान पर रिवॉल्वर ताने देखा। उन सब ने भी रिवॉल्वर निकाल लिए और उनका रुख इमरान की तरफ कर दिया। इमोनिया की बोतल और तौलिया ले आओ, कन्नमाग ने अपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा। नहीं, इमोनिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ सादा पानी ले आओ, कन्नहेमरिक ने हाथ उठाकर कहा। और उसी लम्हे इमरान चौंक पड़ा। अब तक वो सिर्फ मेकअप की वजह से मुतमईन था, मगर अब कन्नहेमरिक के अमोनिया की बजाय सादा पानी तलब करने ने उसे चौंका दिया। वो समझ गया कि अब उसके मेकअप का राज फाश हो जाएगा, और जाहिर है कि वो असल कास्टन नहीं था, इसलिए उसके पास कोई और चारा भी ना था कि वो फौरी एक्शन में आ जाए। मगर 10 पिस्तौलों और 16 आदमियों की मौजूदगी में, जबकि बाहर जाने का रास्ता भी बंद था, उसे अपनी मौत के सिवा और कोई चारा नजर न आ रहा था। उसका ज़हन फौरी तौर पर यहां से बच निकलने का प्लान सोचने लगा, मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मौत और बेबसी का अंधेरा। वो बुरी तरह फंस चुका था। कर्नल डेविड को जैसे ही मालूम हुआ कि वो जिन मुजरिमों से बचाने के लिए प्रेसिडेंट हाउस आया था, वो मुजरिम पहले ही सदर ममलकत के पास पहुंच चुके हैं और फौरी हिफाजती निजाम भी बेकार हो चुका है, और मुजरिम सदर ममलकत को जरगमाली बना चुके हैं, तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। मुजरिमों ने इंतहाई होशियारी से काम लिया था कि सदर ममलकत को जरगमाल बना लिया था। अब जाहिर है कि वो सदर ममलकत की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था, मगर उसे कुछ ना कुछ तो करना था। सदर ममलकत को भी बचाना था और मुजरिमों को भी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना था, मगर उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। इस वक्त वो प्रेसिडेंट हाउस के सिक्योरिटी ऑपरेशन रूम में मौजूद थे और दीवार पर लगी हुई स्क्रीन पर मुजरिम और सदरी ममलकत साफ नजर आ रहे थे। इस वक्त नीचे तह खानों में थे और उनका इरादा ऊपर आने का था। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, हमें हर हालत में कोई ना कोई सूरत निकालनी पड़ेगी, कर्नल डेविड ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा।
सर, एक तजवीज है। अगर मुजरिमों और सदर ममलकत को रेस्ट विंग से ऊपर लाया जाए। रेस्ट विंग में एक जगह से एक ऐसा सिस्टम है कि वहां मुजरिमों और सदर के दरमियान बुलेट प्रूफ दीवार खड़ी की जा सकती है, मगर उसके लिए शर्त है कि ऐन उस जगह पर सदर ममलकत यकदम एक कदम तेजी से आगे बढ़ा दें। पास खड़े हुए सिक्योरिटी चीफ ने कहा, ओह, अगर ऐसा है तो फिर हमें जरूर ये इकदाम करना चाहिए। मैं लाउड स्पीकर पर सदर ममलकत से स्पेशल कोड में बात करूंगा। ये कोड सिर्फ रेड आर्मी, GP5 और सदर ममलकत के दरमियान तयशुदा है। जाहिर है मुजरिम इससे ना वाकिफ होंगे, मगर पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो जगह कहाँ है ताकि मैं सदर ममलकत को बता सकूं। कर्नल डेविड ने पूछा। सिर्फ पारिस पत्थर कह देना काफी है। सदर ममलकत जानते हैं कि उनके मशवरे से ही ये सेटअप किया गया था। सिक्योरिटी चीफ ने कहा, ठीक है। कर्नल डेविड ने कहा और फिर उसने मशीन का एक बटन ऑन किया। अब उसकी आवाज सदर ममलकत तक पहुंच सकती थी। जनाब सदर, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूं। आप मुजरिमों से मुकम्मल और भरपूर ताउन करें। ऐसा ना हो कि कहीं ये आपको नुकसान पहुंचा दें। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको मुजरिमों से छुटकारा दिला दें, लेकिन ये सब कुछ इंतहाई एहतियात और होशियारी से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पारस पत्थर से ज्यादा कीमती आपकी जिंदगी हमारे हाथों से निकल जाए। कर्नल डेविड ने सदर से मुखातिब होकर कहा और इसके साथ ही उसने बटन ऑफ कर दिया। ओह, ये कैसा कोड है? सीधी सादी बात की है आपने। हाउस सिक्योरिटी चीफ ने हैरान होते हुए कहा, तो आपका क्या ख्याल था कि मैंने कोई लातिनी जुबान बोलनी थी? अगर मैं ऐसा करता तो मुजरिम होशियार हो जाते। कर्नल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आपका कोड सदर ममलकत ने समझ लिया है और वो रेस्ट विंग की तरफ घूम रहे हैं। सिक्योरिटी चीफ ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ। जैसे ही सदर ममलकत वो जगह पार करें, बुलेट प्रूफ दीवार खड़ी हो जाए। सोच लो, अगर जरा सी भी गफलत हो गई तो हमें सदर की जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। कर्नल डेविड ने बड़े सख्त लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें, सिक्योरिटी चीफ ने कहा और फिर वो कोने में रखी हुई एक मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन का बटन ऑन किया और फिर एक सुर्ख रंग के हैंडल पर हाथ रख दिया। उसकी तेज नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मुजरिम सदर ममलकत को आगे आगे लिए बड़े इत्मीनान से एक तंग सी राहदारी में से गुजर रहे थे। इस राहदारी के आखिर में लिफ्ट थी जो इन तहखानों से ऊपर आने का जरिया थी। कर्नल डेविड की नजरें भी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था क्योंकि मामूली सी गफलत से बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। सदर ममलकत चलते चलते अचानक उछले और उन्होंने एक कदम तेजी से आगे बढ़ाया और ऐन उसी लम्हे सिक्योरिटी चीफ ने इंतहाई फुर्ती से हैंडल खींच लिया। दूसरे लम्हे कर्नल डेविड ने एक ट्रांसपेरेंट दीवार सदर और मुजरिमों के दरमियान बिजली के जमाके की तरह हायल होती देखी। अब मैं देखूंगा कि मुजरिम कहां जाते हैं, कर्नल डेविड ने खुशी से उछलते हुए कहा और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। इमरान बज़ाहिर तो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चारों तरफ से गिरा खड़ा था, मगर उसके ज़हन में आंधियां सी चल रही थीं। उसे हर कीमत पर न सिर्फ खुद बाहर निकलना था बल्कि कैप्टन शकील को भी हेलीकॉप्टर समेत साथ ले जाना था ताकि वायरलेस ऑपरेटिंग मशीन के जरिए लेबोरेटरी को उड़ाया जा सके। मगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि बज़ाहिर बचाव की कोई सूरत नजर न आ रही थी। फिर इससे पहले कि सादा पानी पहुंचता, इमरान के रेडीमेड जहन ने बचाव की एक तरकीब निकाल ही ली। गोल्स में खतरे के 50-50 चांस थे,
मगर उसके अलावा और कोई चाराकार भी नहीं था। कन्ना हेमरिक इमरान के बिल्कुल करीब खड़ा था और इमरान के पीछे चंद कदम पर दीवार थी। जल्दी पानी ले आओ, कन्ना हेमरिक ने मुड़कर तेज लहजे में कहा। फिर वो जैसे ही मुड़ा, इमरान बिजली किसी तेजी से हरकत में आ गया। वो इंतहाई फुर्ती से कन्ना हेमरिक पर झपटा और अपना एक बाजू उसके गले और दूसरा उसकी कमर के गिर्द लपेट लिया। वो तेजी से कदम पीछे हटाता दीवार के साथ जाकर लग गया। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने चीख कर कहा और उसके साथ ही उसने कन्ना हेमरिक के गले में हमायल बाजू को एक जोरदार झटका दिया। कन्ना हेमरिक ने ताकत के जोर पर अपने आप को इमरान की गिरफ्त से अलहदा करना चाहा, मगर इस वक्त इमरान की अपनी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, इसलिए जाहिर है कि कन्ना हेमरिक की कोशिश नाकाम ही हुई थी। एक लम्हे के लिए तो हॉल में मौजूद सब लोग हैरत से बुत बने खड़े रहे, मगर दूसरे लम्हे वो तेजी से इमरान की तरफ झपटे। रुक जाओ वरना, इमरान ने बाजू को एक और झटका दिया और कन्ना हेमरिक के मुंह से खड़खड़ाहट की तेज आवाजें बुलंद हुईं। उसका चेहरा गर्दन पर शदीद दबाव की वजह से सुर्ख हो गया था और फिर कन्ना हेमरिक की हालत देखकर वो सब रुक गए। अपने अपने पिस्तौल नीचे फेंक दो, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर कहा। तुम यहां से नहीं निकल सकते, कन्नामाग ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। मगर इसके बोलने से पहले ही इमरान बड़ी फुर्ती से कन्ना हेमरिक की कमर वाला हाथ हटाकर कन्ना की जेब से रिवॉल्वर निकाल चुका था। चुनाचा जैसे ही कन्नामाग चीखा, इमरान ने कन्ना हेमरिक की कमर के गिर्द बाजू लपेटे लपेटे रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया और गोली ठीक कन्नामाग के खुले हुए हल्क में घुसती चली गई और वो उलटकर पीछे फर्श पर जा गिरा। मेरी फिक्र मत करो, इसे गोली मार दो, अचानक कन्ना हेमरिक ने घुटे घुटे लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि उसके साथी कोई हरकत करते, इमरान ने अचानक कन्ना हेमरिक को एक तरफ धकेला और दूसरे लम्हे वो बिजली किसी तेजी से उछलकर एक सतून की आड़ में आ गया। इस सतून की पुष्ट पर कोई सिपाही मौजूद ना था, इसलिए इमरान ने सतून की आड़ में होते ही तेजी से रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा चीखों और गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। दो सिपाही इमरान का शिकार हो चुके थे, मगर बाकियों ने बड़ी फुर्ती से और इंतहाई मंजे हुए अंदाज में कोई ना कोई आड़ ले ली। मगर इन सब के हाथों में पकड़े हुए रिवॉल्वरों का रुख इमरान की तरफ ही था और इमरान बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके रिवॉल्वर में 5 गोलियां बाकी रह गई थीं और कमरे में 10 से ज्यादा मुसल्लह अफराद मौजूद थे और बाहर निकलने वाले रास्ते को खोलने का इमरान को कोई इल्म न था, इसलिए जाहिर है कि उसका यहां से जिंदा बाहर निकल जाना महाल था। मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया थे। उसका ज़हन तेजी से कोई लाएअमल सोच रहा था। रिवॉल्वर फेंक कर सामने आ जाओ, तुम अब यहां से जिंदा नहीं निकल सकते, अचानक कन्ना हेमरिक की आवाज गूंजी। ऐन उसी लम्हे इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। कन्ना हेमरिक की आवाज से ही वो समझ गया कि कन्ना हेमरिक एक सतून की आड़ में मौजूद है। गोली ठीक सतून पर पड़ी और ट्रिगर दबाते ही इमरान ने अचानक जख्मी चीते की सी छलांग लगाई और वो तकरीबन उड़ता हुआ उस कमरे के दरवाजे से टकराकर अंदर जा गिरा जो कन्नामाग का दफ्तर था। इस पर चलाई जाने वाली गोलियां सिर्फ एक लम्हे बाद दरवाजे पर बौछार की सूरत में पड़ी, मगर इमरान अपनी फुर्ती की वजह से उनकी जद से बच निकला था। कमरे के अंदर गिरते ही इमरान फुर्ती से उठा और उसने दरवाजे की चिटखनी लगा दी। कौन हो तुम?
अचानक उसकी पुश्त पर से एक आवाज गूंजी और इमरान सांप की सी तेजी से पलटा। नीचे जाती ही सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसका सर गंजा था मगर खोपड़ी के गिर्द सफेद बालों की झालर सी थी। अलबत्ता उसकी सेहत खासी अच्छी थी। उसका आधा जिस्म सीढ़ियों वाले सुराख से बाहर और आधा अंदर था। उसकी आंखों में हैरत नुमाया थी। ओ प्रोफेसर डंकन, आप? इमरान ने चौंक कर कहा। उसने सिर्फ टेलीफोन पर प्रोफेसर डंकन की आवाज सुनी थी, इसलिए उसके बोलते ही इमरान चौंक पड़ा था। हाँ, मगर ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर डंकन ने कदम बाहर रखते हुए पूछा और उसी लम्हे इमरान ने उछलकर प्रोफेसर को बाजू से पकड़ा और दूसरे लम्हे घुमाते हुए उसने अपने सामने कर लिया। इसके साथ ही उसका रिवॉल्वर प्रोफेसर की कमर से लग गया। खबरदार, अगर हरकत की तो गोली मार दूंगा, इमरान ने जख्मी सांप की तरफ फुनकारते हुए कहा। मगर प्रोफेसर ने कुछ कहना चाहा मगर उसकी आवाज दरवाजे पर लगने वाली जोरदार ज़र्ब के धमाके में दब गई। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। खबरदार, प्रोफेसर डंकन मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे गोली मार दूंगा, इमरान ने चीख कर कहा और इसके साथ ही दरवाजे पर लगने वाली ज़रबें बंद हो गईं। चलो बाहर, इमरान ने प्रोफेसर को धकेलते हुए कहा और प्रोफेसर खौफ से कांपता हुआ आगे बढ़ा। प्रोफेसर दरवाजा खोल रहा है और मैं इसके पीछे मौजूद हूँ। सामने से हट जाओ वरना मैं इसे गोली मार दूंगा, इमरान ने एक बार फिर चीख कर कहा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने दरवाजे की चिटकनी खोल दी। प्रोफेसर को कुछ मत कहना, हम सामने नहीं हैं। अचानक दूसरी तरफ से कर्नल हेनरी की आवाज सुनाई दी। इमरान ने प्रोफेसर को दरवाजे से बाहर धकेला और खुद भी उसके साथ चिमटा हुआ बाहर आ गया। हॉल में मौजूद तमाम मुसल्लह सिपाही वाकई एक तरफ सिमटे हुए थे। इमरान समझ गया था कि प्रोफेसर डंकन ही इस एटॉमिक लेबोरेटरी का इंचार्ज है। वो अच्छी तरह जानता था कि प्रोफेसर डंकन ही इसराइल के एटमी प्रोग्राम का रूह रवां है और ये प्रोफेसर ही था जिसकी वजह से इसराइल एटॉमिक रिसर्च में इस कदर आगे बढ़ गया था। अब कुदरत ने यह मौका खुद ही उसे मुहैया कर दिया था कि वो प्रोफेसर डंकन की आड़ में लेबोरेटरी से निकल सके, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि प्रोफेसर की जिंदगी इसराइल के नजदीक कितनी कीमती है। सुनो कर्नल हेनरिख, मेरी जेब में एक ताकतवर बॉम्ब है जिस पर जरा सा दबाव पड़ने से ये पूरी लेबोरेटरी भाग से उड़ जाएगी। मैं इस बॉम्ब को लेबोरेटरी में किसी खुफिया जगह पर रखना चाहता था मगर मुझे मौका नहीं मिल सका। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे यहां से जिंदा निकल जाने दो, वरना दूसरी सूरत में मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा और प्रोफेसर डंकन समेत ये पूरी लेबोरेटरी एक धमाके से उड़ जाएगी। इमरान ने बाहर आते ही चीख कर कहा, इसे कुछ मत कहना, इसे बाहर जाने दो। प्रोफेसर डंकन ने खौफ से कांपते हुए लहजे में कहा। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो, कर्नल हेनरिक ने हाथ उठाकर कहा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। उसने सोचा था कि मुजरिम अपनी जान के खौफ से लेबोरेटरी को तबाह नहीं करना चाहता। एक बार मुजरिम बाहर निकल जाए ताकि लेबोरेटरी महफूज हो जाए। बाहर मुजरिम से आसानी से निपटा जा सकता है, तो बाहर जाने का रास्ता खोलो और सुनो, कोई शरारत ना हो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा।